संसद में एक फाइनेंस बिल पास किया गया। इसमें रोटी, कपड़ा, गाड़ी, मोटर समेत दूसरी जरूरत की चीजों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल कर राजस्व बढ़ाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिया कर्ज वापस किया जा सके। टैक्स की बढ़ोतरी से जनता नाराज हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए। 25 जून को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी। उनको रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। अब तक कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये सब कुछ केन्या की संसद में एक बिल पास होने से हुआ है। हालात इतने बिगड़े कि भारत को केन्या में रह रहे भारतीयों से सावधानी बरतने की अपील करनी पड़ी। इन सब के बीच केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का एक बयान आया है, जिनका कहना था कि हिंसक प्रदर्शन करने वाले गद्दार हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी होने का दिखावा कर रहे अपराधी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और संविधान के तहत चल रहे संस्थानों के खिलाफ आतंक फैला सकते हैं। जो भी ऐसा कर रहा है वो बेदाग होने की उम्मीद बिल्कुल ना करे। लेकिन आखिर केन्या में प्रोटेस्ट हिंसक क्यों हुआ है? जिस कानून का विरोध हो रहा है उसमें ऐसा क्या है, और भारत केन्या संबंधों का इतिहास जो है वो कैसा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। केन्या अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में बसा है। 5 देशों के से जमीनी सीमा लगती है: तंजानिया, युगांडा, साउथ सुडान, इथियोपिया और सोमालिया। आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। इसमें 85% ईसाई और 11% मुसलमान हैं। बाकी 4% में दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। केन्या में प्रूडेंशियल सिस्टम वाली व्यवस्था है। राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र दोनों का मुखिया होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। पिछला राष्ट्रपति चुनाव अगस्त 2022 में हुआ था। इसमें विलियम रूटो ने जीत दर्ज की थी। विधायिकी की शक्ति संसद के पास है। संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट, जबकि निचले सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली में 349 सीट्स हैं। अब केन्या सरकार ने फाइनेंस बिल पास क्यों किया है? सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा चुकाना है। सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च है, जिसके चलते बजट घाटे में चल रहा है। घाटा तभी कम होगा जब कमाई बढ़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए सरकार नए टैक्स लाने की तैयारी कर रही है। टैक्स बढ़ोतरी से केन्या सरकार को लगभग 22,521 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सरकार इसके जरिए लोगों का बोझ कम करना चाहती है, क्योंकि सरकार अभी सालाना राजस्व का 37% ब्याज चुकाने में खर्च कर पा रही है। फिलहाल केन्या सरकार की जीडीपी का 68% है। उधारी जो है वो 68% है, जबकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इसे 55% पर रखने का सुझाव दिया था। बजट घाटा बढ़ाने की वजह से केन्या सरकार के पास पैसों की मुश्किलें आ गई हैं। जब वहां बात नहीं बनी तो केन्या सरकार ने IMF का रुख लिया। IMF ने सलाह दी कि पहले कमाई के टारगेट को पूरा किया जाए, तभी आपको उधार मिल पाएगा। और अब कमाई का टारगेट पूरा करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन अब इन सब से लोगों को क्यों गुस्सा आ गया है? लोगों का कहना है कि बिल से महंगाई बढ़ेगी। वो पिछले कई हफ्तों से विरोध कर रहे हैं। विरोध के बाद सरकार ने कुछ प्रावधानों को हटाया है, मगर लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। वो बिल के पूरी तरह निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। इसके बावजूद 25 जून को केन्या की संसद ने बिल पर मोहर लगा दी। इससे लोग भड़क गए। उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की। संसद के एक हिस्से में आग लगाने की कोशिश की या लगा भी दी थी, जिसके चलते सांसदों को भागना पड़ा। प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रोटेस्ट की एक बड़ी वजह राष्ट्रपति रूटो से भी जुड़ी हुई है। अब बात यह है कि रूटो ने 2022 का चुनाव गरीबी के मुद्दे पर जीता था। उनका जीवन भी गरीबी में बीता है। वो बचपन में नंगे पैर स्कूल जाते थे। 15 बरस की उम्र में वो पहली बार उन्होंने जूते पहने थे। इन्हीं कहानियों से रूटो पॉपुलर हुए। लोगों को लगा था कि वो गरीबी दूर करेंगे, मगर राष्ट्रपति बनने के बाद उनका चरित्र बदल गया। जब अमेरिका की यात्रा पर गए तो सरकारी जहाज की बजाय आलीशान प्राइवेट जेट किराए पर लिया। जब बवाल हुआ तो सफाई दी कि किराया मेरे दोस्तों ने भरा है। पूछा गया कौन दोस्त, तो जवाब नहीं आया। दौरे के महीने भर बाद ही वो फाइनेंस बिल लेकर आ गए हैं और इसी बात से लोग गुस्सा गए हैं। अब आगे होगा क्या?
संसद में बिल पास हो चुका है, अब इस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होना बाकी है। राष्ट्रपति या तो 14 दिन के अंदर साइन करेंगे या बिल में संशोधन के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। रूटो ने नाराज लोगों की बात सुनने का इशारा तो किया है, मगर बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। भारत और केन्या के संबंध किस तरह हैं? केन्या और भारत दोनों पर अंग्रेजों का शासन रहा। केन्या के पश्चिमी में पड़ने वाला युगांडा भी एक समय अंग्रेजों के अधीन होता था। वहां अंग्रेजों ने रेल नेटवर्क बिछाया था। इसके लिए वो भारत से बड़ी संख्या में मजदूर ले गया था। इन मजदूरों की बड़ी संख्या पड़ोसी देश केन्या में भी रहती थी। तब से ही भारत और केन्या के बीच लिंक बनने लगा था। इसीलिए केन्या की आजादी से पहले भारत के लीडरान वहां के दौरे पर जाते रहे। 1956 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केन्या गए। 1963 में केन्या को आजादी मिली। उसके बाद भारत ने वहां अपना उच्चायोग खोला। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 और 1981 में केन्या का दौरा किया। अब केन्या की भारत ने मदद कैसे करी है? 2016 में भारत ने केन्या की सेना को 30 फील्ड एम्बुलेंस गिफ्ट की। केन्याटा नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन गिफ्ट की। भारत ने नैरोबी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी ग्रेजुएट लाइब्रेरी बनाने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए दिए थे। भारत केन्या में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने रियल एस्टेट, फॉर्म्यूलेटिक्स, आईटी और आईटीआईएस, बैंकिंग और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश किया है। 2017 में भारत ने केन्या को कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया था। कोविड के दौरान भारत ने केन्या में दवाई भी भिजवाई थी। तो केन्या में जिस तरह से फाइनेंस बिल पास होने के बाद खलबली मच चुकी है या हाहाकार हो रहा है, जनता और राष्ट्रपति के बीच में जो जंग चल रही है वो किस मोड़ पर जाएगी, वो तो आगे खबरों के बाद ही पता चलेगा। जो कुछ भी अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक खबरवती को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए स्टोरी कैसी लगी और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।